अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे होंगे। फाइनल टर्म की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए इंग्लिश 1-1 के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने लेसन 23 से 30 तक कवर किया है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी या जो भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एग्ज़ाम में, वो सब मैंने इन नोट्स में कवर किए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आप ये नोट्स जो हैं अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो बहुत से MCQs और बहुत से क्वेश्चन आपके इन्हीं नोट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा CGPA भी आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मिड टर्म की निस्बत फ़ाइनल में आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ इट डैट मेक्स सेंटेंस इफ़ेक्टिव। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो सेंटेंस को, ठीक है, इफ़ेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं। तो सेंटेंस को आप इफ़ेक्टिव 3 चीज़ों से बना सकते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स विच मेक द इफ़ेक्टिवनेस इन सेंटेंस। सेंटेंस की इफ़ेक्टिवनेस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी? फर्स्ट है यूनिटी, सेकेंड कोहेरेंस एंड थर्ड एम्फसिस। तो अब इनको थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। यूनिटी क्या है? बाय यूनिटी मतलब सिंगल होना, ठीक है, एक होना। यूनिटी मतलब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में एक यूनिक मेन थॉट होनी चाहिए। ठीक है, एक यूनिक कंप्लीट थॉट होनी चाहिए जो सेंटेंस के बाकी तमाम पार्ट्स जो हैं, ठीक है, वो शो करवा रहे हैं। तो यही है कि बाय यूनिटी वी मीन डैट एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस का हर पार्ट जो है वो मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन आइडिया। ठीक है, उसमें जस्ट एक मेन थॉट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं सेंटेंस के, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है, और उनमें कैसे रिलेशनशिप होता है, वो हमें बताएगी कोहेरेंस। उसके बाद है एम्फसिस। एम्फसिस क्या करता है? एम्फसिस मतलब अगर सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर एम्फसिस करना, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको ज़्यादा बयान करना, और जो लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन पर कम डिटेल देना। ठीक है, ये एम्फसिस है। एम्फसिस मतलब, ठीक है, इम्पोर्टेंस देना, अटेंशन देना। देन है अगेन यूनिटी की वो डेफिनेशन है जो आपकी हैंड आउट्स में थी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूनिटी क्या है? अ गुड सेंटेंस हैव यूनिटी डैट इज इट मस्ट एक्सप्रेस वन आइडिया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि गुड सेंटेंस जो है उसमें यूनिटी होती है, वो उसमें एक ही मेन आइडिया जो होता है वो होता है। देन क्या है? यूनिटी वायलेट भी होती है। यूनिटी वायलेट किस तरह से हो सकती है? उसके लिए 5 वेज हैं जो आपके हैंडआउट्स में दिए हुए थे। फर्स्ट वे क्या है? बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़। ठीक है, आपके पास दो आइडियाज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो आप उनको रिलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? यूनिटी जो है वो वायलेट होगी। बिकॉज मैंने आपको कहा था यूनिटी मतलब सेंटेंस में एक ही मेन थॉट होना चाहिए, तो जब आप दो थॉट्स को आपस में मिला देंगे तो यूनिटी यकीनन जो है वो वायलेट हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड क्या है? पुटिंग टू मैनी डिटेल। ठीक है, सेंटेंस में बहुत सी डिटेल दे देना, ठीक है, तो उससे भी यूनिटी वायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आप आइडिया को, ठीक है, कंप्लीट तरीके से, सही तरीके से एक्सप्रेस ना करें आइडिया को सेंटेंस में, या फिर वो ग्रामेटिकली ना ठीक हो, ठीक है, देन भी आपकी यूनिटी वायलेट हो जाएगी। सबॉर्डिनेशन से भी, सबॉर्डिनेशन मतलब वो जो हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेशन जिससे हम दो सेंटेंस को अगर हम मिला रहे हैं सबॉर्डिनेशन के लिए, तो उसके लिए सबॉर्डिनेट वर्ड हमारा क्या होगा? जैसे बिकॉज। ठीक है, दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम दोनों को मिला रहे हैं, दरम्यान में बिकॉज लगा के, जो बिकॉज होगा वो हमारा होगा सबॉर्डिनेट वर्ड। तो सबॉर्डिनेशन से भी यूनिटी वायलेट होती है, और पैरेललिज्म से। ठीक है, पैरेललिज्म क्या है कि अगर मतलब दो चीज़ें हैं तो उनको इक्वल रैंक देना, वो हमारे पास पैरेललिज्म है। नीचे इसकी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, यही नीचे मैंने लिखी हुई है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हैं और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। सम क्लॉजेज एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट एंड अदर डू नॉट। ठीक है, कुछ क्लॉजेज होते हैं जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते। ठीक है, दूस डेट एक्सप्रेस, वो वाले क्लॉजेज, ठीक है, जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और जो नहीं कर रहे होते कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस, वो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और उन डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं।
देन है कि व्हेन यूनिटी डिस्ट्रॉय, ठीक है, यूनिटी कब डिस्ट्रॉय होती है, व्हेन यू प्लेस द प्रिंसिपल और मेन थॉट इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, यूनिटी ऑफ द सेंटेंसेस डिस्ट्रॉय, ठीक है, यानी कि अगर आप मेन थॉट की जगह पे आप क्या करते हैं, आप सबऑर्डिनेट पोजीशन लगा देती हैं, ठीक है, तो आपकी यूनिटी वायलेट हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे मैंने की, ये देखिए, पहले यहाँ पे फॉल्टी में आपको दिखाते हैं, देन मैंने उसको इम्प्रूव किया है, तो इम्प्रूव कैसे किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप्ड द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि फील्डर ने थर्ड कैच छोड़ा जब मैच डेफिनेटली लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो यानी कि जब फील्डर ने थर्ड कैच छोड़ा जब मैच हम हार गए, ये कह रहा है, ठीक है, बट इस तरह से करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट वर्ड कौन सा है, व्हेन, तो जब हम व्हेन को सबऑर्डिनेट की पोजीशन सही तरह से प्लेस करेंगे तो इसका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा मीनिंग, ठीक है। ये व्हेन को अगर हम इस यहाँ पे स्टार्ट पे ले आए कि जब फील्डर ने कैच छोड़ा, ठीक है, मैच वॉज डेफिनेटली लॉस, तो यही करेक्ट सेंटेंस बनना है। वो कह रहा है कि फील्डर ने कैच छोड़ा जब मैच हार गए, बट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जब फील्डर ने कैच छोड़ा तो हम मैच हार गए। देन डिफाइन पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या है, इफ़ टू आइडियाज आर कोऑर्डिनेट दे मस्ट बी गिवन इक्वल रैंक इन द सेंटेंस, ठीक है, जब हम दो आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जब हम दो आइडियाज़ को मिला रहे हैं तो उनको हम सेंटेंस में इक्वल रैंक देंगे, तो वो क्या होगा, पैरेललिज्म। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगी पैरेललिज्म की डेफिनेशन। देन क्या है, नाउन्स मस्ट बी पैरेलल टू नाउन और वर्ब टू वर्ब। तो पैरेललिज्म हम कैसे चाहें सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है, कि नाउन को हम नाउन से कंपेयर कर रहे हैं और वर्ब को वर्ब से, तो ये इक्वल रैंक नाउन के इक्वल रैंक रखता है और वर्ब के इक्वल, ठीक है, इस तरह नहीं कर रहे कि नाउन को हम वर्ब से कंपेयर कर रहे हैं, तो यही पैरेललिज्म यहाँ पे उसने बताया है। नेक्स्ट कोहेरेंस, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी कि कोहेरेंस क्या है, अगेन देख लेंगे। कोहेरेंस विच हेल्प्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस, इफेक्टिव सेंटेंस क्रिएट करने में कोहेरेंस हमारी हेल्प करता है, ठीक है, और कोहेरेंस आ सेंटेंस हैज़ कोहेरेंस when the various parts follows one another in an order which makes their relationship clear। तो सेंटेंस में क्लियरेंस कोहेरेंस कब होगी, जब उसके सेंटेंस के वेरियस पार्ट्स जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ऑर्डर में होंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप जो होगा वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है हाउ कोहेरेंस डिस्ट्रॉयड इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले हमने एक बात की थी कि यूनिटी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, अब हम देख लेते हैं कोहेरेंस सेंटेंस में कैसे डिस्ट्रॉय होती है। तो इसके लिए 3 वेज हैं। एक तो रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन से, अगर आप गलत रेफरेंस प्रोनाउन यूज़ करेंगे उससे कोहेरेंस यकीनन जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो ये देखें, ऑर्डर हम देख लेते हैं, अहमद सा बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड ही सेड दैट ही हैड द मनी। अब ये देखिए यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। एम्बिग्विटी कैसे क्रिएट हो रही है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, अहमद सा बासित एंड जाहिद, तो यहाँ पे कोहेरेंस है ना, बिकॉज ये तीनों नेम एक ऑर्डर में हैं। तो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही सेड, अब हमें तो नहीं पता ये ही कौन है, ही अहमद है, बासित है, ये जाहिद है, तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से कोहेरेंस जो है वो सेंटेंस की वो डिस्ट्रॉय होगी। सेकंड वे क्या है कोहेरेंस डिस्ट्रॉय होने का, स्प्लिट कंस्ट्रक्शंस एंड बैड कंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल डिफरेंट थॉट्स उनको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल बैड कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पे ग्रामर जो है वो हम सही से करेक्ट ग्रामर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो भी बैड कंस्ट्रक्शन होगी। देन क्या है, 4 कॉमन एरर्स इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में 4 एरर्स हो सकते हैं, और वो 4 एरर्स क्या हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। सेकंड, रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस की भी देन 2 टाइप्स हैं, फ्यूज सेंटेंसेस और कॉमा सप्लाइज, और मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग मॉडिफायर। तो इन सेंटेंस एरर्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हैं क्या। सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है
A sentence is a group of words that must contain a subject and verb. तो आपको पता है जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप, वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स के ग्रुप्स को जब हम मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है। और हर सेंटेंस जो है उसमें मस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और वर्ब मतलब जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर होगा। अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस वन कंप्लीट थाट। अब तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई कि सेंटेंस में तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट, वर्ब और एक कंप्लीट थॉट। ये तीनों चीज़ें होंगी किसी स्टेटमेंट में तो हम कहेंगे कि ये एक सेंटेंस है। देन क्या है सेंटेंस फ्रेगमेंट, हम देख लेते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन तो देख ली कि सेंटेंस होता क्या है। देन हम देखते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। इट इज़ अ फ्रेगमेंट बिकॉज इट लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और बिकॉज इट डज नॉट, ठीक है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिस है, वर्ब मिस है या फिर कंप्लीट थॉट नहीं है उसमें, तो हम क्या करेंगे कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, यानी कि सेंटेंस एरर है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। तीनों में से कोई भी चीज़ मिस होगी तो आपने कहना है कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ये सेंटेंस एरर है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। व्हेन आई रंग द डोर बेल द लाइट्स ऑफ द हाउस वेंट आउट। ये एग्जाम्पल है। अब ये देखें व्हेन आई रंग द डोर बेल, तो अब ये देखें सब्जेक्ट भी यहाँ पे है। सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है कि बेल बजाना, ठीक है, रंग। और उसके बाद क्या है द लाइट्स ऑफ द हाउस वेंट आउट। तो ये कंप्लीट थॉट है कि जब मैंने घंटी बजाई तो घर की लाइटें जो हैं वो चली गई, घर की लाइट चली गई, वेंट आउट। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एक कंप्लीट थॉट भी है। तो इट्स मीन कि ये एक सेंटेंस है। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ मिस होती तो हम कहते कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। देन है हमारे पास है इंक एंड टू फ्रेगमेंट्स। इंक एंड टू फ्रेगमेंट्स क्या है, जब किसी वर्ड के एंडिंग पे आईएनजी आएगा, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हेन अ वर्ड एंडिंग इन, ठीक है, जब ये अगर हमारे पास सेंटेंस है तो इसके फर्स्ट वाला जो लेटर है, ठीक है, व्हेन, अगर इसके लास्ट पे आईएनजी आता है तो हम कहेंगे कि ये इंक फ्रेगमेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है। तो हमें कैसे पता चला कि ये इंक फ्रेगमेंट है, बिकॉज इसका इस सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर था, ठीक है, उसके लास्ट पे आईएनजी है। फर्स्ट लेटर के लास्ट पे आईएनजी होगा तो हम कहेंगे कि ये इंक फ्रेगमेंट है, इंक फ्रेगमेंट, आईएनजी इंक फ्रेगमेंट। तो इस तरह से आपने पहचाना इंक फ्रेगमेंट को। और फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड लैक बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो इट इज़ फ्रेगमेंट। तब ये देखिए यहाँ क्या है, होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली। तो अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सो ये एक फ्रेगमेंट है, होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली। सस्ती चीज़ें खरीदने की होप होती है, उम्मीद होती है, ठीक है, या चाहत होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, इट्स मीन की सब्जेक्ट मिस है, सो ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है। देन हमारे पास टू वेज हैं कि हम इंक और टू फ्रेगमेंट को, जिस सेंटेंस में टू आएगा उसको हम कहेंगे कि टू फ्रेगमेंट है। तो अब हमारे पास टू वेज हैं जिससे हम इंक और टू फ्रेगमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वे ये है कि कनेक्ट द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स, ठीक है, कनेक्ट द फ्रेगमेंट टू द सेंटेंस इट एक्सप्लेन्स। सेकेंड क्या है, क्रिएट अ कंप्लीट सेंटेंस बाय एडिंग अ जस्ट a subject and a verb to the fragment and revise the material as necessary, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि हम फ्रेगमेंट को सेंटेंस से करेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें। सेकंड ये है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट थॉट मिसिंग थी, ठीक है, हम वो चीज़ उसमें ऐड करके तो उसको करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस बना दें। थर्ड हमारे पास है एडिट डिटेल फ्रेगमेंट। ये भी एक किस्म का फ्रेगमेंट ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एडिट डिटेल, अनदर कॉमन काइंड ऑफ फ्रेगमेंट बिगन्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन वर्ड्स जहाँ पे ये वर्ड्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे ये एडिट फ्रेगमेंट होगा।
फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एक्सेप्ट, विदाउट, स्पेशली एंड ऑल्सो। जहाँ पे ये वर्ड्स होंगे वहाँ हम कहेंगे कि कौन सा फ्रैगमेंट है, एडिड डिटेल फ्रैगमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर में ये फ्रैगमेंट्स आपको कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, सेकंड ये है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हूँ, ठीक है, उसको पुट करना हो इन डेफिनेशन के कि ये कौन सा फ्रैगमेंट है, ठीक है। या फिर इस तरह से कि आपको सेंटेंसेस 5 दिए हों और आपको पूछा हो कि बताएं ये कौन सा फ्रैगमेंट है, इस सेंटेंस में कौन सा फ्रैगमेंट है, ठीक है। तमाम फ्रैगमेंट्स के आपने नेम लिखने हो सेंटेंस के आगे, तो इस तरह से कुछ आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपने हैंडआउट से भी प्रैक्टिस करें, वहाँ पे एक्सरसाइजेस जो दी हुई हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। देन क्या है, मिसिंग सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो मैंने आपको बताया था कि वो भी फ्रैगमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सम वर्ड्स ग्रुप्स आर फ्रैगमेंट बिकॉज दे वाइल डू हैव अ वर्ब दे लैक अ सब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है तो वो भी फ्रैगमेंट होगा, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। देन हमारे पास है रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस क्या है, अ रन ऑन सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट्स दैट हैव नो क्लियर ब्रेक बिटवीन दैम। रन ऑन सेंटेंस कब होगा, जब हम किसी सेंटेंस को, ठीक है, किसी सेंटेंस में टू कंप्लीट थॉट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उनके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन मार्क या फिर ब्रेक जो है वो नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं उन दोनों को मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई भी ब्रेक नहीं लगा रहे, कोई भी कॉमा या फिर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास रन ऑन सेंटेंस होगा। तो रन ऑन सेंटेंस की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, फ्यूज सेंटेंसेस और कॉमा सप्लाइज। तो ये मैं आपको बता दूं कि फ्यूज सेंटेंसेस और कॉमा सप्लाइज ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, इनको आपने अच्छे से समझना है। फ्यूज सेंटेंसेस क्या हैं, 2 or more sentences that run together with no mark of punctuation between them are said to be fused, ठीक है। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को इकट्ठा मिला दिया है हमने, ठीक है, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज़ नहीं की, तो हम कहेंगे कि ये एक फ्यूज्ड सेंटेंस है। 2 sentences or 2 complete thoughts are simply stuck together in one sentence। 2 complete thoughts को हमने जस्ट क्या किया, एक सेंटेंस में लिख दिया है, टुगेदर इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, बट उसके दरमियान कॉमा या फुल स्टॉप कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज़ नहीं की, तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्यूज्ड सेंटेंस। नीचे क्या है, नीचे 2 एग्जांपल्स हैं, उसने पूछा हुआ है कि कौन सा फ्यूज्ड है और कौन सा कॉमा सप्लाइज है, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि सेंटेंस दिया हो, ठीक है, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और हमने बताना है कि कौन सा फ्यूज सेंटेंस है या फिर कौन सा कॉमा सप्लाइज है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 कंप्लीट थॉट्स, द रूम इज़ लॉक्ड, रूम लॉक्ड था। सेकंड सेंटेंस क्या है, नो वन हैज़ अ की, किसी के पास चाबी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस को, 2 कंप्लीट थॉट्स को हमने टुगेदर इकट्ठा किया हुआ है, मिलाया हुआ है, दरमियान में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया, ना ही कॉमा ना ही फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, फ्यूज्ड सेंटेंस। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कॉमा सप्लाइज। कॉमा सप्लाइज की यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, आई थिंक मैंने नीचे दी हुई है। तो कॉमा सप्लाइज की डेफिनेशन, जिस सेंटेंस के दरमियान कॉमा आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 कंप्लीट थॉट्स के दरमियान में अगर कॉमा आ रहा है तो हम कहेंगे ये कॉमा सप्लाइज है। तो यहाँ पे देख लें, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दोनों के दरमियान आ रहा है कॉमा, इट्स मीन कि ये कॉमा सप्लाइज है। अगर दरमियान में कुछ भी नहीं है तो वो फ्यूज सेंटेंस होगा, अगर दरमियान में कॉमा होगा तो वो हमारे पास कॉमा सप्लाइज होगा। CS कॉमा सप्लाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। देन क्या है कि हाउ टू करेक्टिंग फ्यूज सेंटेंसेस। अब हम देखने लगे हैं कि हम फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं। तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये 3 वेज जो हैं यही हम यूज़ करेंगे फ्यूज सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए, और यही हम यूज़ करेंगे कॉमा सप्लाइज को करेक्ट करने के लिए। सो इसको अच्छे से कीजिएगा, 5 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो 3 वेज देख लेते हैं। फर्स्ट वे क्या है कि हम सेंटेंस को डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको अलहदा
एक सेंटेंस बना दिए और इसको अलग कंबाइन ना करें, ये दरम्यान में फुल स्टॉप लगा दे, ठीक है। तो फुल स्टॉप लगाने से इसका ये भी वर्ड जो है फर्स्ट ये बड़ा करेंगे, ठीक है। आपको पता है फुल जो पहला लेटर होता है किसी सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। तो एक वे ये है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम करेक्ट कर लें, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं और एन को कैपिटल कर दें। तो अब ये क्या हुआ, ये दोनों दो कंप्लीट थॉट्स हैं और दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करके फ्यूज सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। सेकंड वे क्या है कि पुट अ कॉमा एंड अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड बिटवीन टू कंप्लीट थॉट्स, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो कंप्लीट थॉट्स थी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनको कैसे ज्वाइन करते हैं। सेकंड वे ये है कि यहाँ पे हम कॉमा लगा दें और उसके बाद कोई ज्वाइनिंग वर्ड, लाइक हम यहाँ पे बट लगा देते हैं। रूम इज़ लॉक्ड बट नो वन हैज़ अ की। तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे फ्यूज्ड एरर नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वे क्या था, पुट अ कॉमा, सेंटेंस में आप कॉमा पुट कर दो और अप्रोप्रिएट वर्ड लगा दो, ज्वाइनिंग वर्ड। तो इस तरह से भी ये फ्यूज सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, यहाँ पर मैंने कॉमन भी लगा दिया है और कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड लगा दिया है। ज्वाइनिंग वर्ड कौन से होती हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाती हैं, जैसे एंड, बट, और, सो, ये तमाम ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या बताया कि कॉमा ऑलवेज गोज, ठीक है। कॉमा जो है वो पहले आएगा और ज्वाइनिंग वर्ड जो है वो आप बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले कॉमा लगाया है देन ज्वाइनिंग वर्ड लगाया है। तो यही उसने यहाँ पे बताया हुआ है। थर्ड क्या है रूल, कि यूज सबॉर्डिनेशन टू मेक वन ऑफ द कंप्लीट थॉट्स डिपेंडेंट ऑन अनदर। कि आप क्या करो, अब सबॉर्डिनेट वर्ड यूज़ कर लो। सबॉर्डिनेट वर्ड क्या है, यहाँ पे मैं बिकॉज यूज़ कर दूँ। तो अब ये सबॉर्डिनेट वर्ड यूज़ करके भी आप कॉमा फ्यूज्ड सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिकॉज लगा दिया, तो अब क्या बन गया, रूम इज़ लॉक्ड बिकॉज नो वन हैज़ अ की। तो ये तीन वेज हैं आपके पास करेक्ट करने के लिए। तो पेपर में आपको ये भी कहा जा सकता है, सेंटेंसेस दिए हों और कहा हो कि इनको करेक्ट करें, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी वे आप यूज़ कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए। देन यहाँ पे ये देखिए दो एग्जांपल्स हैं। तो सेम उसी तरह से ये देखें, एक थॉट ये थी और एक थॉट ये थी, बट क्या किया था कि दरमियान में कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं की इन दो सेंटेंस को कंबाइन करने में। तो ये एक फ्यूज सेंटेंस है जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रूल को यूज़ करते हुए कि हम दोनों सेंटेंस को अलग-अलग दो सेंटेंसेस बना दें। फुल स्टॉप लगा के एच कैपिटल कर दिया, दो सेंटेंसेस को हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में सेंटेंस को। तो यहाँ पे हमने वे वन यूज़ किया है। देन क्या है कि अगेन हमारे पास दो थॉट्स थी, एक ये वाली स्मोकिंग तक, ठीक है, और सेकंड ये वाली। तो इन दोनों थॉट्स को हम कैसे बना रहे हैं करेक्ट, ठीक है। हम कॉमा लगा रहे हैं और ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं दरमियान में, जैसे मैंने ऊपर आपको करके दिखाया। सेकंड वे यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, पुट अ कॉमा एंड ज्वाइनिंग वर्ड। तो इस तरह से आपने करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। उसके बाद हमारे पास अगेन डेफिनेशंस आ गई है। रन ऑन की डेफिनेशन मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। जब आप टू कंप्लीट थॉट्स को, ठीक है, इनकरेक्टली ज्वाइन करते हैं तो वो आपके पास रन ऑन सेंटेंस होता है, ठीक है। क्या करते हैं आप, दो डिफरेंट थॉट्स को आप आपस में मिला देते हैं और उसके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं करती, तो वो रन ऑन सेंटेंस होता है। और कॉमा सप्लाइज मैंने आपको बताया था जिसके दरमियान कॉमा हो, ठीक है। आप दो कंप्लीट थॉट्स को आप मिला रहे हैं इनकरेक्टली, कैसे के दरमियान में जस्ट एक कॉमा पुट करके, तो वो क्या होगा, एक कॉमा सप्लाइज होगा। नेक्स्ट क्या है कि कॉमा सप्लाइज को आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेम वही मेथड्स हैं कि डिवाइड कर दें कॉमा सप्लाइज को टू सेंटेंसेस में, और क्या करें कि कनेक्ट कर दें टू कंप्लीट थॉट्स को ज्वाइनिंग वर्ड लगा के और सबॉर्डिनेट यूज़ कर लें। सबॉर्डिनेट वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हेन, बिकॉज, ये दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मज़ीद आप हैंड ओवर्स में देख लीजिएगा, MCQs आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मॉडिफायर।
मॉडिफायर क्या करते हैं कि ये एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। मॉडिफायर का काम क्या है कि वो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को बयान करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मॉडिफायर है क्या। द वुमेन विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल्स इज़ माई बॉस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल वाली औरत जो है वो मेरी बॉस है। तो अब उसने औरत को बयान कैसे किया है, डिस्क्राइब कैसे किया, ये आप देखें कि गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल्स, इस वर्ड से उसने बयान किया है औरत को, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये इसका औरत का मॉडिफायर है। वुमेन का मॉडिफायर क्या है, वुमेन का मॉडिफायर है गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल्स, बिकॉज गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल्स जो है ये वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बस यही यहाँ पे मॉडिफायर था। मॉडिफायर इस तरह से आपको ये पूछा जा सकता है पेपर में कि आप सेंटेंस दिया हो और पूछा हो कि यहाँ पे वुमेन का मॉडिफायर कौन सा है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि गोल्ड रिम्ड स्पेक्टल। तो नेक्स्ट क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या है कि ये देखें वुमेन के साथ ही था उसका मॉडिफायर। अगर मॉडिफायर जो है ये लास्ट पे आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वुमेन स्टार्ट पे है, मॉडिफायर लास्ट पे या दरमियान में या कहीं और है, ठीक है, वुमेन के साथ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। यही यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज अ मॉडिफायर दैट इज इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड दैट डिस्क्राइब। जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब कर रहा है अगर वो उससे अलग है, ठीक है, अलहदा है, तो हम क्या कहेंगे, वो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है एक, माई ब्रदर बॉट आ यूज्ड कार फ्रॉम आ लोकल डीलर विद आ लीकिंग पाइप, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे ब्रदर ने कार खरीदी है किसी लोकल डीलर से, ठीक है, विद लीकिंग, जिसका पाइप जो है वो लीक हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉडिफायर कौन सा यूज़ हुआ है। मॉडिफायर यहाँ पे कार का यूज़ हुआ है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, विद अ लीकिंग पाइप। लीकिंग पाइप किसका लीक हो रहा है, कार का। इट्स मीन कार का मॉडिफाइड कौन सा है यहाँ पे, लीकिंग पाइप। तो अब ये देखिए कार दरमियान में है और लीकिंग पाइप उसका जो मॉडिफायर है वो लास्ट पे है, तो इट्स मीन ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको विद द मॉडिफायर इस तरह से, जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके साथ इस तरह से ब्रैकेट में लिख के हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को करेक्ट कर सकते हैं। तो 2 वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसका MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यहाँ फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको सेंटेंस दिए हों और पूछा हो कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कार का कौन सा है, ठीक है, तो आपने बताना है विद द लीकिंग पाइप कार का मॉडिफायर है। यहाँ फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को करेक्ट करें, तो करेक्ट आपने कैसे करना है कि लीकिंग पाइप जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, कार को कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा के कार के साथ उसका मॉडिफायर लिख देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंगल वर्ड मॉडिफायर, ठीक है। सिंगल वर्ड मॉडिफायर कौन से होते हैं, 3 सिंगल वर्ड मॉडिफायर है हमारे पास, ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली। तो सेंटेंस में जहाँ पे भी ओनली, ऑलमोस्ट या नियरली वर्ड यूज़ होगा आपने कहना है ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है। लाइक ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ओनली वर्ड यूज़ हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये हमारे पास क्या है, सिंगल वर्ड मॉडिफायर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज़ हुआ है। इसकी पहचान सिंगल वर्ड मॉडिफायर की यही है कि सेंटेंस में अगर ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली यूज़ हुआ है, ये 3 वर्ड, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि उस सेंटेंस में क्या है, सिंगल वर्ड मॉडिफायर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप छोटी क्लास में ये पढ़ते आए हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर में आ जाता है आई, यू, ये इन 5 के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और वी, दे और यू के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर्क ही आएगा। तो सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के नेम, ही, शी, इट और वाहद नेम के साथ आपको पता है हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके साथ एस लगाते हैं वर्ड के साथ। और जो हमारे पास प्लूरल वर्ब होते हैं, वी, दे, यू, उनके साथ वर्ब के साथ हम एस नहीं लगाते।
उम्मीद है आप सबको ये बात अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक ही, शी, इट, इनके साथ जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं, और जो हमारे पास प्लूरल होते हैं वी, दे, यू, उनके वर्ब के साथ हम एस नहीं लगाते। यही बात यहाँ पे बताई हुई है। तो ये जो है आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो एग्जांपल आपने क्या करनी है, द रैग पिकर ह्यूज बंडल्स ऑफ रैग्स। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने बताना है कि यहाँ पे सॉर्ट आएगा या फिर सॉर्ट्स आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर है, इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब के साथ एस आएगा। सॉर्ट्स वर्ड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नीचे क्या है कि उसने एक और एग्जाम्पल, नहीं वही वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो सेम एग्जाम्पल नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। ये देखें आपने रैग पिकर्ड, पिकर, ठीक है, एक पिकर था, तो हमने क्या किया, हमने वर्ब के साथ एस यूज़ किया, तो सॉर्ट्स वाला वर्ड हम यूज़ करेंगे। और नीचे क्या है, पिकर्स, ठीक है, ज़्यादा पिकर्स है, प्लूरल है, तो इट्स मीन कि हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे, सॉर्ट, जिसके साथ एस नहीं आ रहा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। सिंगुलर के साथ हम एस वाला यूज़ करेंगे वर्ब, और प्लूरल के साथ हम एस यूज़ नहीं करेंगे। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ड सबटेटेड बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेजेस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको वो ये पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज को अलग करें, ठीक है। तो अब आपने सेंटेंस में क्या देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यहाँ पे पीपल है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब आप देख लें, वर्ब कौन सा है, स्पीक, बोलना वर्ब है। तो सब्जेक्ट पीपल, स्पीक वर्ब। अब आपने क्या देखना है इस सेंटेंस में कि प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये है, इन द इंडो पार्क्स सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये पीपल सेंटेंस है, और सब्जेक्ट है, और स्पीक हमारे पास है, स्पीक हमारे पास है वर्ब। तो इस तरह से आपको सेंटेंस भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट और वर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज को अलग करो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपसे और क्वेश्चंस में भी। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग, ठीक है। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को, ठीक है, रेफर नहीं कर रही होते, ठीक है, लाइक ये जनरल सी होती हैं। यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ईच, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, आइदर, एवरीवन, एनीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जनरल से वर्ड्स हैं, ठीक है। एनीबॉडी, एनीबॉडी कोई भी हो सकता है, ठीक है। एनीवन कोई भी हो सकता है, समबॉडी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल से वर्ड जो हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं कर रही, वो हमारे पास क्या होंगे, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जहाँ पे ये इंडेफिनाइट प्रोनाउंस होंगे, ठीक है, ये डेफिनाइट प्रोनाउंस जो हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस है, दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस क्रेट अपस्टेयर्स शी सेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वर्ब जो है वो सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पे एवरीथिंग है। एवरीथिंग क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है और इंडेफिनाइट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो इट्स मीन हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, गोज, ओके। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस दिए होंगे और कहा होगा कि यहाँ पे करेक्ट वर्ब जो है ये यूज़ करें। ये हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आएगा कि करेक्ट वर्ब यूज़ करें।
तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ये देखें नाइदर, ठीक है, नाइदर भी क्या है, ये भी एक जनरल सा वर्ड है और ये एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, इट्स मीन कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन सिंगुलर है तो उनके साथ हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क्स, ठीक है, एस वाला वर्क्स आएगा, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, जब हमारे पास सेंटेंस में एक, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, और उनके साथ कंपाउंड सब्जेक्ट्स के साथ हम प्लूरल वर्ब, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो व्हेन कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नॉट, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब्स एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो देन हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और जब कंपाउंड सब्जेक्ट्स में हमारे पास ये वर्ड्स होंगे नॉट, आइदर, और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, जब हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स में ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो हम क्या करेंगे, जो करीब तर सब्जेक्ट होगा उसको देखते हुए हम सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। अगर करीब तर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इट्स मीन कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मज़ीद ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो थर्ड स्टेप क्या है कि इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो हैं एवरीवन, ठीक है, उसके साथ ऑलवेज सिंगुलर ही यूज़ होगा, ठीक है। और दो और हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं बोथ एंड फ्यू, बोथ और एंड फ्यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। और एक और बात है कि जहाँ पे हमारे पास बोथ और फ्यू ये दो वर्ड्स होंगे ये ऑलवेज प्लूरल होंगे और इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। देन हमारे पास है प्रोनाउन एग्रीमेंट। प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है कि आ प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद द वर्ड इट रेफर्स। प्रोनाउन एग्रीमेंट, ठीक है, तो प्रोनाउन आपको पता है जिससे हम किसी को रेफर करते हैं, मतलब अगर ही है तो ही के लिए हमारे पास प्रोनाउन क्या होगा, हिज। शी के लिए क्या होगा, प्रोनाउन हर। तो वो जो हर और हिज प्रोनाउन है वो एग्रीमेंट जो है वो करेक्ट नंबर ऑफ प्रोनाउंस को रेफर कर रहा हो। मज़ीद ये एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। द स्टूडेंट्स हैव स्पेंट मैनी hours स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। तब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन सा होगा, दियर। स्टूडेंट्स प्लूरल हैं इसलिए हमारे पास कौन सा आया, दियर। तो इस तरह से आपने इस प्रोनाउन का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि जहाँ पे प्लूरल वर्ड हो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आए और जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन आए। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बुक यूसुफ लेंट मी इज़ मिसिंग इट्स कवर। तो यहाँ पे हम बुक के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस इट्स क्यों, बुक एक है तो इट्स भी सिंगुलर है, ठीक है, तो हम सिंगुलर बुक के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, इट्स। देन क्या है कि प्रोनाउन रेफरेंस सेम उसी तरह से एग्रीमेंट है ये भी प्रोनाउन का और प्रोनाउन का कि वो करेक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स को जो है वो रेफर कर रहा हो। तो एग्जाम्पल से आपको इसकी भी समझ आएगी। ये देखें, रबिया टोल्ड नफीसा डैट she had got an A in her term paper। तो अब इस सेंटेंस में ये देखिए यहाँ पे शी प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे शी कौन है, रबिया है या नफीसा है, तो ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है कि प्रोनाउन रेफरेंस जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। अब ये देखें, शी को यूज़ करने की बजाय हमने शी यूज़ किया तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि शी कौन है, रबिया है या नफीसा है। तो इसको हम क्लियरली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस सेंटेंस को कि इस तरह से, रबिया टोल्ड नफीसा, रबिया ने नफीसा को बताया यू गोट एन ए। अब हम यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, यू। तो यू से हमें पता चल रहा है कि रबिया ने नफीसा को बताया तो इट्स मीन कि रबिया जो है वो यू नफीसा को कह रही है।
ठीक है। और इसी तरह से रबिया टोल्ड नफीसा आई। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन आई यूज़ कर रहे हैं, तो आई इट्स मीन कि रबिया अपनी बात कर रही है, उसने टर्म पेपर में ए ग्रेड हासिल किया। तो इस तरह से आपने एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करनी और इस तरह से करेक्ट प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट में हमारे पास प्रोनाउंस की भी टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोनाउंस के भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। वो किस तरह से हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हमारे पास होते हैं प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बात कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। और सेकंड पर्सन कौन होगा? सेकंड पर्सन आप हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समवन बीइंग स्पोकन टू सच एज यू, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ। और सेकंड पर्सन कौन है? जो मुझे सुन रहे हैं, आप हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जिन्होंने, जो मुझे सुन नहीं रहे, ठीक है, जो रैंडमली हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो क्या होगा? वो थर्ड पर्सन होगा जिसके लिए हम ही या शी यूज़ करेंगे। तो ये 3 पर्सन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम इन पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, हमने सेंटेंसेस में अननेसेसरीली शिफ्ट नहीं करना। अगर हम आई में हैं तो हमने सेंटेंस में आई में ही रहना है, ठीक है, आई से यू में नहीं चले जाना, ठीक है। और इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज नहीं करना सेंटेंसेस में। अगर चेंज होगा तो वो इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। देन स्लैंग की डेफिनेशन है। स्लैंग क्या है? स्लैंग बाय इट्स नेचर इज़ इनफॉर्मल। स्लैंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन टॉक अमंग फ्रेंड्स एंड कलीग्स बट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर गुड राइटिंग और फॉर फॉर्मल ओकेजन्स। स्लैंग क्या है? स्लैंग जैसे हम फ्रेंडली अपने फ्रेंड से या कलीग से रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कॉमनली या फॉर्मली यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो बट हम फ्रेंड्स में यूज़ कर रहे होते हैं, कोलीग्स में यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास स्लैंग्स होती हैं। देन क्या है? क्लाइचेस। क्लाइचेस क्या होते हैं? क्लाइचेस एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली होती हैं, ठीक है, लाइवली होती हैं। बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस हैव बीन यूज सो मच एंड सो ऑफन दे हैव बिकम प्रिडिक्टेबल, डल एंड बोरिंग, ठीक है। अ गुड राइटर ट्राइज टू अवॉइड क्लाइचेस। इन क्लाइचेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। और क्लाइचेस की आपको डेफिनेशन जो है वो आती होनी चाहिए, स्लैंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। उसके बाद है आपके पास राइट एनी 5 पंक्चुएशन मार्क। तो ये आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई से 5 क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क बताएं। तो यहाँ पे कौन से पंक्चुएशन मार्क है? कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। कॉमा इंडिकेट्स अ शॉर्ट स्पेस। उसके बाद क्या है? कॉमा के भी हमारे पास रूल्स हैं। कॉमा के हमारे पास 5 रूल्स हैं किस तरह से हम कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास चीज़ों की सीरीज़ है, आइटम्स की सीरीज़ है, ठीक है, तो उनको हम अलहदा कैसे कर सकते हैं? आइटम्स को दरमियान में कॉमा लगा के। जैसे हमारे पास बैग में चीज़ें होती हैं, पेंसिल, बुक, ठीक है, तो कॉपीज़, और इनको हम कैसे अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? दरमियान में कॉमा लगा के। इन 3 चीज़ों को हम लिख सकते हैं कि बैग में ये 3 चीज़ें होती हैं, बैग, कॉमा, बुक, कॉमा, पेंसिल, कॉमा, ठीक है। तो इस तरह से उसने बताया कि जो सीरीज़ में चीज़ें होती हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इंट्रोडक्टरी मटेरियल को, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मटेरियल किसी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। और फ्लो ऑफ सेंटेंस को इंटरप्ट करने के लिए हम कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, सीरीज़ में चीज़ें थी तो हमने कॉमा लगा के सेपरेट किया। और कॉलन, सेमी कॉलन, तो हम क्या कर देंगे? फ्लो को, सेंटेंस का जो फ्लो है उसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो कॉमा यही करता है कि शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, या वक्फा जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 2 कंप्लीट थॉट्स को हम ज्वाइनिंग वर्ड से
और कॉमा से कंबाइन कर सकते हैं, और कोटेशंस जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो बहुत जनरल सी बातें थी, ये कॉमा के रूल थे, ये रूल्स आपको आने चाहिए 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्या है कि एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी क्या है? एपस्ट्रॉफी लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने बताई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डोंट नो, तो अब यहाँ पे कॉमा जो हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ओमिट, वर्ड को ओमिट यहाँ पे हमने किया है। वर्ड को ओमिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एपस्ट्रॉफी। और यहाँ पे क्या वर्ड था? डू नॉट। तो डू नॉट को हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डोंट। डोंट कैसे यूज़ करते हैं? एपस्ट्रॉफी को यूज़ करते हुए हम यहाँ से ओ को ओमिट कर रहे हैं। तो इट, जैसे यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है एपस्ट्रॉफी को यूज़ करते हुए, तो एक्चुअली में ये वर्ड क्या है? इट इज़। एपस्ट्रॉफी को यूज़ करके यहाँ पे हमने आई जो है वो ओमिट कर दिया और ये बन गया इट्स। उसके बाद क्या है कि एपस्ट्रॉफी इन कंट्रडिक्शन, कंट्रैक्शन। अ कंट्रैक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड। कंट्रैक्शन क्या है? जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके हम कोई थर्ड वर्ड बनाते हैं, न्यू वर्ड, तो वो क्या कहलाती है? कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन में भी हम एपस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वर्ड्स को ओमिट करने के लिए, वही यहाँ पे बताया हुआ है। लाइक ये देखिए, हमारे पास दो वर्ड्स थे, आई एंड एम। इन दोनों वर्ड को हमने कंबाइन किया और एक न्यू वर्ड बनाया, ठीक है, आई एम। इस तरह से ये थर्ड न्यू वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस। और यहाँ पे भी हम ओमिट करने के लिए ए को हमने ओमिट किया एपस्ट्रॉफी यूज़ करते हुए, और आई एम न्यू वर्ड बन गया, और न्यू वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट पैराग्राफ। तो यहाँ पे पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ में, और वन मेन आइडिया होता है सेंटेंस में। पैराग्राफ इज लाइक दिस सेंटेंस इन दैट इट मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद वन थॉट, ठीक है। और किसी पैराग्राफ, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ पैराग्राफ क्या है, कि पैराग्राफ जिसमें मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक सीरीज में होती हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, और इसमें पूरे पैराग्राफ में जस्ट एक मेन आइडिया या मेन थॉट होती है। तो देन हमारे पास क्या है? टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है? जो पूरे पैराग्राफ का या फिर पूरे सेंटेंस का जो मेन आइडिया होता है, मेन पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं कि ये पैराग्राफ का या सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और जो दूसरी स्टेटमेंट्स होती हैं पैराग्राफ में, वो क्या होता है? कोई एक टॉपिक सेंटेंस होता है, और दूसरी स्टेटमेंट जो पैराग्राफ में होगी वो क्या होगी? वो उसकी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है, या फिर उसकी डिटेल होगी टॉपिक सेंटेंस की। देन हमारे पास गोल्स है। पैराग्राफ को राइट करने के कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, तो वो गोल्स आपने देख लेने हैं। टू मेक अ पॉइंट, पैराग्राफ राइट करने का पहला गोल क्या है? कि आप पॉइंट्स बनाएं, ठीक है, उस पॉइंट को सपोर्ट किससे करना है वो आप लिखें, ठीक है, उसके लिए, और उसको एक ऑर्डर में अरेंज करें, और उसमें सेंटेंसेस में एरर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंसेस एरर फ्री होने चाहिए। ये पैराग्राफ राइट करने के गोल्स हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स इन राइटिंग। राइटिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 5 स्टेप्स राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। सेकेंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? कि मतलब अगर आपने क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपने, इससे क्लियर हो रहा है कि ब्रेन का काम है ये, ठीक है। क्या आपने क्या करना है? आपने पॉइंट्स जो भी आपके जहन में आ रहे हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं आपने जस्ट उसको पुट कर लेना, उसको कोई भी अरेंज नहीं करना, ठीक है। जितने भी पॉइंट आपके बनने हैं वो आपने लिखने हैं। देन उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? कि आपने उस पॉइंट को करेक्ट करना है, ठीक है, एक ऑर्डर में लेके आना है। नीचे मैंने ये लिखा हुआ है कि जॉट डाउन पॉइंट्स आर आइडियाज एंड ये डिटेल्स एज कम। जैसे जैसे पॉइंट्स, कोई भी जो भी वर्ड आपके जहन में आ रहे हैं, आप क्या करें कि आप कोई पेज लें, ठीक है, उस पर लिखते जाएं, ठीक है, जैसे जैसे आपके जहन में आ रहा है। देन आपके ने क्या करना है? जब आप लिख लेंगे जितना भी आप जितने ज़्यादा पॉइंट आप सोच सकते हैं आपने सोचना है। उसके बाद सोचने के बाद आपने क्या करना है कि उन पॉइंट्स को आपने क्लस्टर करना है। एक स्ट्रैटेजी ये किसी ऑर्डर में लेके आना है, ठीक है। ऑर्डर में लेके आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उन सेंटेंसेस में से, उन आइडियाज़ में से एक टॉपिक सेंटेंस बना लेना है, और ठीक है, बाकी जो होगी वो उसकी सपोर्टिव सेंटेंस बना लेना है। तो यही क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि दिमाग का काम है। और दूसरे स्टेप्स क्या है राइटिंग में इन्वॉल्व? कि आपने एक ब्रीफ आउटलाइन मेक कर लेनी है, ठीक है, राइटिंग फर्स्ट, रिवाइज करना, और प्रूफ रीडिंग। तो हमारा आज की जो वीडियो थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी हुई है।
तो नेक्स्ट जो है लेक्चर 31 से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। उसके भी नोट्स, ये नोट्स आपने तब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आपकी फ़ाइनल टर्म की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके और आप अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी और ये नोट्स अच्छे से कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।